आइए आज बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या यह माना जाए कि आईएसआईएस ने हिंदुस्तान को अपने निशाने पर ले लिया है और लगातार आईएसआईएस के सोच, आईएसआईएस की प्रवृत्ति और आईएसआईएस के लिए आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले नौजवानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे नौजवानों को पुलिस पहचान कर चुकी है जो कि आईएसआईएस के लिए या तो काम करना शुरू कर चुके हैं या उनकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। और ये बातें महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र के ही एक विधायक ने कहा है। महाराष्ट्र में ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा नौजवान आईएसआईएस से जुड़े हुए हो सकते हैं और यह संख्या कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है। अब तक आकलन यही था कि आईएसआईएस की संवेदना रखने वाले देश भर में तकरीबन 300-350 लोग होंगे, लेकिन अगले महाराष्ट्र में अगर 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कैसे विस्फोटक स्थिति पर आज बैठे हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कत्लो-गारत, बेरहमी की दास्तां। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया नाम के इस आतंकी संगठन ने दुनिया के 2 मुल्कों को पूरी तरह तबाह कर दिया और इसके कदम धीरे धीरे दुनिया के बाकी हिस्सों की तरफ बढ़ने लगे। फ्रांस, तुर्की और बेल्जियम जैसे देशों में भी इस्लामिक स्टेट के नाम पर नौजवान बेगुनाहों का लहू बहाने लगे और भारत की तरफ भी ये खतरा मुंह खोले बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र के विधायक राहुल पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा में ये शक जताया कि मराठवाड़ा इलाके से 100 नौजवान गायब हैं और ये नौजवान इस्लामिक स्टेट से जुड़े हो सकते हैं। परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो मराठवाड़ा में आता है वहाँ में ISIS का आईएसआईएस का एक अतिरेकी आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। वो परभनी का रहने वाला है। 21 ईयर्स 21 साल का वो युवक, वो सीरिया के जो उनका मेन सोकॉल्ड मोर्चा है जिसका नाम है फारूक, उसके कांटेक्ट में लगातार था और वहां से उसने बम बनाने की प्रक्रिया या बम बनाने का जो कुछ टेक्नोलॉजी है वो उसने अवगत किया। और मराठवाड़ा में कम से कम 100 युवक मुस्लिम समाज के आज घर से बेघर है, बेघर नहीं बोल सकते, गायब है, जो कि ISIS के संपर्क में है। भले ही ये किसी सुरक्षा एजेंसी का अंदेशा ना हो, लेकिन इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के अलग अलग हिस्सों से नौजवान इस्लामिक स्टेट से जुड़ने के लिए सीरिया जा चुके हैं या फिर सीरिया जाने की कोशिश करते पकड़े जा चुके हैं। कुछ नौजवानों ने इस्लामिक स्टेट के झूठे प्रोपेगेंडा में फंसकर अपने दम पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश भी की है। महाराष्ट्र में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कल्याण से 4 नौजवान इस्लामिक स्टेट के लिए जंग लड़ने के मकसद से सीरिया चले गए थे। इन नौजवानों में से एक अरीब मजीद ही भारत लौटा था। अरीब मजीद फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है और वो इस्लामिक स्टेट के प्रोपेगेंडा और उसके हैंडलर्स से जुड़ने के बारे में अहम जानकारियों का खुलासा कर रहा है। पिछले महीने इस्लामिक स्टेट ने एक वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में हिंदुस्तान के नौजवान साफ नजर आ रहे थे। इन नौजवानों में आजमगढ़ का रहने वाला बड़ा साजिद, अबू राशिद, अबू सलहा, फहाद शेख, अमन टंडेल और अबू सलमान शामिल थे। फहाद शेख और अमन टंडेल वही नौजवान हैं जो अरीब मजीद के साथ सीरिया गए थे। इस्लामिक स्टेट की नापाक फौज में तुर्की से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के नौजवान शामिल हो चुके हैं और इस्लामिक स्टेट के कट्टरपंथ से भारतीय नौजवानों का जुड़ना अब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी फिक्र का सबब बनता जा रहा है। जानकार मानते हैं कि समाज में जितना तनाव बढ़ेगा, आतंकी संगठनों का समर्थन बढ़ता रहेगा। ये तनाव कम करना होगा। फिलहाल सरकार के सामने चुनौती है, अगर आईएसआईएस को समर्थन मिल रहा है तो वो कैसे रोका जाए। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। मामला सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है कि कैसे आईएसआईएस हमारे समाज में अपनी पैठ जमाता चला जा रहा है या फिर यूं कि महाराष्ट्र के एक जिले से 100 नौजवान गायब हैं। मामला यह है कि कैसे बड़े पैमाने पर
हिंदुस्तान के मुसलमान अब आईएसआईएस जैसी संकीर्ण मानसिकता के साथ अपने आप को जोड़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में कुछ धर्म प्रचारकों का नाम भी सामने आता है, जैसे कि जाकिर नाइक। जाकिर नाइक के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे हैं क्योंकि वो लोगों को आतंकवाद की तरफ प्रेरित करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। जाकिर नाइक एक गैर सरकारी संस्था चलाता है जिसका मुख्यालय दिल्ली, माफ कीजिएगा, मुंबई में है। जाकिर नाइक की इस संस्था में PRO यानी कि पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का काम करने वाले व्यक्ति को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र की ATS अब उससे यह पूछताछ कर रही है कि कैसे उसने एक लड़की को पहले इस्लाम कबूल करने पर प्रेरित किया और उसके बाद उसे सीरिया भेजने में अहम भूमिका निभाई और खुद भी सीरिया जाने की कोशिश में लगा है। जाकिर नाइक से जुड़ा यह व्यक्ति जो कि जाकिर नाइक की संस्था का पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है। सवाल यह उठता है कि अगर जाकिर नाइक से जुड़े व्यक्ति आईएसआईएस के प्रति संवेदना रखते हैं, आईएसआईएस के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, तो क्या ये लोग आतंकवाद को प्रभावित करने वाले लोग नहीं हैं? क्या खुद जाकिर नाइक पर सवाल नहीं खड़े होते? देखिए ATS ने कैसे इस शख्स को गिरफ्तार किया है। आर्शी कुरैशी, यही है उस शख्स का नाम जिसे कोची पुलिस और महाराष्ट्र ATS के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। आर्शी कुरैशी पर लगे आरोप बताएं उससे पहले आपको रूबरू कराते हैं आर्शी कुरैशी और जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के रिश्तों से। आर्शी कुरैशी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में बतौर गेस्ट रिलेशन ऑफिसर काम करता था, यानी जाकिर नाइक के पीस टीवी पर आने वाले मेहमानों का पूरा लेखा जोखा आर्शी कुरैशी देखता था। आर्शी को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और उसे फिलहाल भोईवाड़ा जेल में रखा गया है। पुलिस के पास आर्शी कुरैशी को लेकर 4 दिन की रिमांड है और 4 दिन बाद उसे केरल ले जाया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के दफ्तर के बाहर। डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एक बार फिर से विवादों में आ चुका है। आपको बता दें कि थाने ATS और कोची पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन करके आर्शी कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आर्शी कुरैशी पर यह आरोप है कि उसने कोची में रहने वाले एक दंपति जिनका नाम याहिया और मेरिन था, इन दोनों दंपति को उसने न केवल इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया बल्कि उन्हें ISIS से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। आर्शी कुरैशी को नवी मुंबई में उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। न्यूज नेशन ने आर्शी पर लगे आरोपों की बाबत उसके परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन आर्शी का परिवार सामने आने के लिए राजी नहीं था। इस पूरे मामले में ये पहली अरेस्टिंग हुई है। इससे पहले भी 2006 में फिरोज देशमुख को अरेस्ट किया गया था। Okay, ma'am, when the ATS arrived here yesterday, what was the instruction given to you? What did they tell you exactly? They have not told me anything. No instruction, nothing was given. They came, they asked us, they took it. आर्शी कुरैशी वही शख्स बताया जा रहा है जिस पर केरल की एक लड़की का धर्म परिवर्तन करवाकर उसे सीरिया भेजने का आरोप है। दरअसल केरल की एक लड़की ने धर्म परिवर्तन कर याहिया नाम के शख्स से शादी कर ली थी। याहिया और कुरैशी पर आरोप है कि इन दोनों ने ही इस लड़की का ब्रेन वॉश कर उसे सीरिया भेज दिया। पुलिस को आर्शी की तलाश पहले से थी और अब जब आर्शी गिरफ्तार हो गया है तो पुलिस इस बात के तार खंगाल रही है कि आखिर किसके इशारे पर आर्शी और याहिया जैसे लोग धर्म परिवर्तन कराते थे और इस्लामिक स्टेट से इनके क्या रिश्ते हैं। आर्शी कुरैशी की गिरफ्तारी में महाराष्ट्र ATS और केरल पुलिस ने बहुत ही गोपनीयता बरती थी। स्थानीय नवी मुंबई पुलिस को ऐसी कोई कार्रवाई होने जा रही है इसकी भनक तक नहीं लगी थी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। से बस कुछ ही देर पहले IRF जो कि जाकिर नाइक की संस्था है उसकी तरफ से यह सफाई दी गई है कि IRF किसी भी ऐसे किस्म की वारदात का समर्थन नहीं करता जिसे आतंकवाद के दायरे में शामिल किया जा सकता है। लेकिन आर्शी कुरैशी दरअसल IRF के लिए तो काम करता ही था बल्कि पीस टीवी के लिए भी काम किया करता था। यानी कि जिस व्यक्ति को ATS ने गिरफ्तार किया है, जिस पर यह आरोप लगे हैं कि वो धर्म परिवर्तन के साथ साथ लोगों को ISIS से जुड़ने के लिए प्रेरित करता रहा है, वो व्यक्ति जाकिर नाइक की संस्था से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। आइए अब इससे आगे आपको यह बताएं कि कैसे केरल में ISIS अपने पैर बड़े पैमाने पर पसारता दिख रहा है। केरल में एक लड़की के धर्म परिवर्तन कर उसके बाद इस्लाम कबूल करने के साथ साथ शादी करने और फिर सीरिया जाने की वजह से खलबली मची हुई है। यह लड़की अकेली नहीं है। जी हां, केरल में अब तक ऐसा माना जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा नौजवान गायब हैं।
24 से ज्यादा नौजवान गायब हैं और माना जा रहा है कि ये सब सीरिया या इराक में मौजूद हैं और ये आईएसआईएस के लिए लड़ाके बनने के लिए वहां पर मौजूद हैं। इन खबरों के सामने आने के बाद केरल में भी अब गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ पश्चिमी हिंदुस्तान बल्कि दक्षिणी हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर आईएसआईएस अपने पैर पसारता चला जा रहा है और इसकी वजह से अब बड़ी समस्या हम सबों के लिए खड़ी होने जा रही है। क्या इस्लामिक स्टेट की जड़ें दक्षिण भारत में मजबूत होती जा रही हैं? क्या केरल से गायब हुए 15 नौजवान वाकई सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट की नापाक जंग में शामिल हो चुके हैं? ये वो सवाल हैं जिनको लेकर अब केरल सरकार भी फिक्रमंद हो गई है। ये सभी नौजवान केरल के कसारगोड, पडना, त्रिकारीपुर और पल्लकड़ के हैं। इन नौजवानों के कट्टरपंथ की तरफ झुकने का अंदेशा उस वक्त हुआ जब इन नौजवानों में से कुछ ने व्हाट्सएप पर अपने परिवारों को संपर्क किया। एक नौजवान ने अपने परिवार को पैगाम भेजा, हम वापस नहीं आएंगे, यहाँ रूहानी माहौल है, आपको भी यहाँ आ जाना चाहिए। इस तरह का एक और मैसेज दूसरे परिवार को आया था जिसमें लिखा गया था, हम आईएसआईएस में शामिल हो गए हैं ताकि अब हम अमेरिका से जंग लड़ सकें। खास बात यह है कि जो नौजवान गायब हुए हैं वो सभी पढ़े लिखे हैं और अच्छे परिवारों से संपर्क रखते हैं और ये तथ्य साबित करता है कि अब पढ़े लिखे नौजवान भी कट्टरपंथ की आग में खुद को झोंकने के लिए तैयार हैं। केरल से बहुत बड़ी संख्या में लोग गल्फ जाते हैं, खाड़ी के देशों में वहाँ काम करते हैं और उनके ऊपर काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजीज हैं धार्मिक कट्टरपंथी उनके अंदर आ गई। एक बहुत बड़ा सेक्शन है और वो वहाँ के ऊपर खुद साउथ के अंदर बहुत सी ऐसी संस्थाएं भी ऑपरेट कर रही हैं, चल रही हैं, जिनको बाहर से काफ़ी फंडिंग मिलती है। और साउथ में ये प्रथा आज से नहीं है, मैं समझता हूँ कम से कम 15-20 साल से वहाँ पे लगातार कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि केरल में इस्लामिक स्टेट का जो मॉड्यूल सक्रिय है वो बहुत ही शातिर तरीके से काम करता है। खबरों की माने तो इस मॉड्यूल के हैंडलर्स ने पहले इंटरनेट के जरिए नौजवानों से संपर्क किया और फिर एक एक कर उन्हें उन्मादी बनाया ताकि किसी को भी किसी किस्म की बड़ी गतिविधि का शक न हो। केरल में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के यूं इस्लामिक स्टेट से जुड़ने की आशंका इसी तरफ इशारा करती है कि अब पढ़ा लिखा तबका भी कट्टरपंथ और तथाकथित जिहाद को अपनाने से गुरेज नहीं कर रहा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन ने कल ही आपके सामने एनआईए की चार्जशीट आपके सामने प्रदर्शित की थी और हमने आपको बताया था कि कैसे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी अब इस बड़े खतरे को हम सबों के सामने रख रही है। उस चार्जशीट में कुछ एक तथ्य इतने गंभीर हैं जो वाकई में हम सबों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में आईएसआईएस का मॉड्यूल अब बड़े पैमाने पर सक्रिय हो चुका है। अगर हम सिर्फ हैदराबाद की बात करें जहां 15 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया और जिनके ऊपर अब चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है, तो सीरिया में बैठा एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान से आतंक फैलाने सीरिया पहुंचा था वो हिंदुस्तान के कई मॉड्यूल को चला रहा है और ऐसे न जाने कितने व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में मॉड्यूल चला रहे हैं जो आईएसआईएस के इशारे पर चल रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि कैसे हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला है। सब कुछ अब हिंदुस्तान में नहीं हो रहा बल्कि सीरिया और इराक में बैठे आतंकियों के द्वारा चलाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। शफी अरमार, यही है बगदादी का वो हिंदुस्तानी गुर्गा या यूं कहें कि देश का गद्दार जो हजारों मील दूर बैठकर सीरिया से भारत में आतंक की नई पौध खड़ी करने की फिराक में था। न्यूज नेशन को जब एनआईए की चार्जशीट मिली तो उससे खुलासा हुआ कि शफी अरमार ने इंटरनेट पर सोशल साइट्स और मैसेजिंग ऐप के जरिए इन नौजवानों का ब्रेन वॉश किया था। दरअसल शफी अरमार और उसके साथी सभी सोशल साइट्स पर अपना अकाउंट बनाते हैं। इन अकाउंट्स के जरिए शफी अरमार उन नौजवानों से संपर्क करता है जिनका झुकाव कट्टरपंथ की तरफ होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नौजवानों को जंग की आग में धकेलने वाला शफी अरमार खुद अपनी पहचान छुपा कर रखता है। जब भी शफी अरमार को किसी से बात करनी होती थी
तो वो खुद स्काइप पर एक अकाउंट बनाता था और उस अकाउंट का पासवर्ड भेजता था। इंटरनेट के जरिए इन नौजवानों को भड़काया था और जब ये नौजवान शफी के चंगुल में फंस गए तो एक एक कर शफी इन्हें अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने का प्लान बताता गया। सबसे पहले इन नौजवानों को एक आतंकी संगठन बनाने का काम दिया गया और इस संगठन का नाम रखा गया जुनूद उल खलीफा फिल हिंद। इतना ही नहीं, शफी अरमार ने बरगलाए गए नौजवानों को भी नाम बदलने को कहा। इसके दो मकसद थे। पहला, इन नौजवानों की पहचान मुश्किल हो जाए और दूसरा ये कि उन्हें इस बात का झूठा भरोसा हो जाए कि वो इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहे हैं। मोहम्मद नफीस का नाम अबू जर्रार रख दिया गया था। मुदबिर शेख का नाम अबू मुसाद कर दिया गया। नजमुल हुदा का नाम बदलकर अस्कारी अल हिंदी रख दिया गया। सुहेल अहमद का नाम हाफिज साहब रख दिया गया था। आसिफ अली का नाम हो गया था अरमार सामी। गुट खड़ा किया जा चुका था, नाम बदल दिए गए थे और अब शफी अरमार ने अपना तीसरा दाव चला। ये दाव था इंटरनेट के जरिए बरगलाए गए नौजवानों को एक दूसरे से मिलवाना और इस काम के लिए सहारा लिया गया शुरुआत में बरगलाए गए मोहम्मद नफीस का। न्यूज नेशन को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक जुनूद उल खलीफा फिल हिंद के इन सदस्यों ने 9 बड़ी मीटिंग की थी। इंटरनेट के ही जरिए शफी अरमार से इन्हें बम बनाने के लिए जरूरी सामान जुटाने और बम बनाने की जानकारी भी मिली। एनआईए ने जब शफी से जुड़े मोहम्मद नफीस के ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से मिली सामग्री ने सबको चौंका दिया था। नफीस से एनआईए को एलईडी बनाने की सामग्री मिली थी जिसमें बम के फ्यूज जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर पोटेशियम नाइट्रेट जैसे केमिकल मिले थे। नफीस के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर भी बम बनाने के लिए जरूरी जानकारी मिली थी। खबरें ऐसी आई थी कि शफी ने इन नौजवानों को नक्सलियों से मिलने को कहा था ताकि बम बनाना और बम इस्तेमाल करने के तरीके सीखे जा सकें। नफीस से बरामद सामान और नक्सलियों तक पहुंचने का प्लान ये साबित करने के लिए काफी है कि शफी अरमार के ये मोहरे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के काफी करीब पहुंच चुके थे। बम बनाने और हथियार खरीदने के लिए इस्लामिक स्टेट के इस मॉड्यूल को हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया जाने लगा। इन लोगों के खातों में विदेश से पैसा आने लगा। शफी अरमार ने हवाला के जरिए कुल 5,86,000 रुपए भेजे थे। ये पैसे मुबदेर शेख के पास आया था जहां से मोहसिन खान को 3 लाख रुपए मिले और 50,000 रुपए नफीस को मिले। तकरीबन 22,000 खालिद उर्फ रिजवान को दिए गए जबकि इमरान मुअज्जम को 50,000 रुपए दिए गए। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ढाका के हमलों को लेकर बांग्लादेश सरकार को उस शख्स पर भी शक है जो बर्दमान में एनआईए के हत्थे चढ़ा था और बहुत मुमकिन है कि बांग्लादेश इस शख्स से भी पूछताछ करे। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आप देख रहे हैं कैसे आईएसआईएस अब अपने जाल को पूरे तरीके से फैलाता जा रहा है हिंदुस्तान के बारे में। आइए जरा आपको समझाने की कोशिश करें कि कैसे आईएसआईएस अब हमारे देश में पूरी तरीके से पैठ कर चुका है। आप जरा देखिए, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कैसे केरल से 2 दर्जन नौजवान गायब हैं। पलक्काड, पाटन, त्रिपुरी, कासरगोड, ये तमाम इलाके केरल में जो कि बुरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं आईएसआईएस की फिलॉसफी से। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, यवतमाल, पुणे, कल्याण, मराठवाड़ा, इन तमाम जगहों से अभी तक सामने आ चुका है कि लोग आईएसआईएस से कैसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में एनआईए ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इसके अलावा अगर आप आंध्र प्रदेश से बाहर निकलकर देखें तो टेक्नोलॉजी के तौर पर बहुत ही प्रमुख राज्य कर्नाटक, खास करके बेंगलुरु और भटकल, इन 2 राज्यों में, इन 2 जगहों पर खास करके आईएसआईएस की संवेदना वाले बड़े पैमाने पर लोग पाए जाते हैं। इसके साथ साथ श्रीनगर में हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद आईएसआईएस का झंडा वहां पर लहराया जाता है और बड़े पैमाने पर वहां पर भी कोशिश की जा रही है लोगों को आईएसआईएस से जोड़ने और प्रेरित करने की। और सोच के स्तर पर, जी हां, सोच के स्तर पर उत्तर प्रदेश सबसे आगे आता दिखाई दे रहा है, जहां देवबंद, आजमगढ़ और लखनऊ ये बड़े केंद्र बनते चले जा रहे हैं आईएसआईएस के लिए। ये ऐसे केंद्र बन रहे हैं जो आज प्रस्तावित कर रहे हैं कि कट्टरवादी सोच को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग कैसे अब हिंदुस्तान को अपनी जद में लेते जा रहे हैं। हिंदुस्तान का ये नक्शा देखिए और आप समझिए कि चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, आप कर्नाटक की बात करें, हर जगह आईएसआईएस अब अपने पैर पसारता जा रहा है और कट्टरवादी इस्लामिक सोच वाले लोगों को अपने साथ जोड़ता जा रहा है। हमारे देश के लिए इससे बड़ा खतरा शायद आज तक आया नहीं होगा जो अब आईएसआईएस की शक्ल में आता दिख रहा है।
आइए क्वेश्चन आवर की आज दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करें। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान, जो कि कई और चीजों के लिए चर्चा में जरूर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सुर्खियों में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर से लेकर संसद भवन के पूरे रास्ते का वीडियो बनाया, उसे अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला ताकि संसद भवन तक जो भी सुरक्षा की पूरी जानकारी है हर किसी के पास उपलब्ध हो जाए। जब लोगों ने उनसे सवाल पूछा तो कहा मैं दोबारा करूंगा, और उससे भी अब मामला आगे बढ़ता जा रहा है। खुद उन्हीं के पार्टी के सांसद जो कि उनके सहयोगी हैं, उनके बगल में बैठते हैं, अब भगवंत मान पर आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर यानी कि संसद भवन में माफ कीजिएगा भगवंत मान शराब के नशे में पहुंचते हैं। क्या कोई ऐसा सांसद कर सकता है जो कि संसद भवन में नशे में पहुंचे? आइए देखिए रिपोर्ट। भगवंत मान और हरिंदर खालसा दोनों ही आम आदमी पार्टी के सांसद। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 4 सांसद हैं और इनमें से 2 एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। कारण बना भगवंत मान पर शराब पीकर सदन आने का संगीन आरोप। खुद हरिंदर खालसा की जुबानी सुनिए शराब पीने का ये इल्जाम। स्पीकर साहब को मैंने ये कहा है कि मेरा डिवीजन नंबर 495 है और डिवीजन नंबर 496 जो है वो भगवंत मान ने लिखा भी नहीं, उनका नाम ही नहीं लिखा। मैंने कहा उधर से मेरे को बहुत गंदी शराब की स्मेल आती है और आई एम 69 ईयर ओल्ड सिख हूं मैं, तो सुबह पाठ पूजा करके आता हूं और सुबह सुबह दारू की गंदी स्मेल की बौछार मेरी तरफ पड़ती है तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी। अब शराब कोई पी कर आए, एक सांसद शराब पी कर आए और उल्टियां दूसरा सांसद करे, इतनी ज्यादा तो नहीं ना भाईबंदी दिखानी चाहिए, तो मैं इतनी नहीं दिखा सकता। तो मैंने कहा कि मेरी सीट बदल दो और उन्होंने मेरे को आश्वासित किया है कि वो सीट बदल देंगे। हरिंदर खालसा का कहना है कि वो लोकसभा में भगवंत मान के पास की सीट पर बैठते थे, लेकिन भगवंत मान की शराब पीकर लोकसभा आने की आदत से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने स्पीकर से अपनी सीट बदलने की दरख्वास्त की थी। मेरे को गंदी स्मेल आती है जी, मैं तो तौबा मेरी, मैं बैठ सकूंगा, मेरे ऐसा प्रताड़न मैं नहीं झेल सकता। एक सांसद पर लोकसभा के अंदर शराब पीकर आने का गंभीर आरोप उन्हीं के साथी सांसद ने लगाया। हरिंदर खालसा ने अपनी नाराजगी इशारों में मीडिया के सामने जाहिर भी कर दी। हमने अरविंद केजरीवाल को देखा है जी, बहुत करीब से देखा है। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को पता होगा जी, हमें मालूम है वो क्या है क्या नहीं है। अब मैं क्या पब्लिकली बताना, छोड़िए। इस मामले के साथ ही साथ फेसबुक पर वीडियो डालने वाले मामले में भी भगवंत मान को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने तलब किया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और भगवंत मान के बीच तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत चली और मुलाकात के बाद भगवंत मान ने वीडियो पोस्ट करने के लिए माफी भी मांग ली। और मैं अनकंडीशनल इसके लिए माफी का जो एक लेटर है मैंने मैडम स्पीकर को आपने दे दिया? मैंने नोटिस ऑफिस में दे दिया है, उनका तो पहुंच जाएगा। उसमें मैंने ये लिखा है कि मैं अनजाने में मैंने संसद में जब आ रहा था शून्यकाल डालने तो मैं वीडियो बना ली, तो जिसके लिए मैं आपसे बिना शर्त माफी मांगता हूँ। वीडियो पर तो माफी मांगी, लेकिन शराब पीकर संसद आने का इल्जाम भगवंत मान को बिल्कुल नागवार गुजरा और वो झल्लाते हुए अपनी सफाई देते हुए निकल लिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिना किसी सबूत से ये एक चुने हुए सांसद को ऐसा नहीं बोल सकते। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गुजरात में दलितों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर सवाल दाग रहे थे, लेकिन दिल्ली में उनकी पार्टी के सांसद पर लगे गंभीर आरोपों पर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। भगवंत मान ने भले ही पूरे मामले में बिना शर्त माफी मांग ली हो, लेकिन मामला गंभीर है और यही वजह है कि भगवंत मान के ऊपर अभी भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के सांसद है भगवंत मान, लेकिन सरेआम कितना झूठ बोलते हैं ये साफ हो जाता है सिर्फ 24 घंटे के अंतराल में। कल जब उन्होंने फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने अपने घर से लेकर संसद भवन के पूरे रास्ते का वीडियो किया था और उस पर लगातार कमेंट्री करते चले जा रहे थे, लोगों ने जब कल उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं दोबारा करूंगा, और आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने उन्हें सही ठहराने की कोशिश की थी। आज अचानक क्या हो गया? स्पीकर से मुलाकात की और उसके कहा कि मैंने अनजाने में वीडियो बना लिया है। कितने झूठे हैं ये लोग। राजनीति के नाम पर क्या इस तरह से सरेआम झूठ बोला जा सकता है? भगवंत मान जी, जरा कम से कम अपनी गिरबान में झांक तो लीजिए। लोगों ने आपको चुना है आपकी ईमानदारी के लिए।
कोहिनूर एक ऐसा नायाब हीरा, एक ऐसा चमकता पत्थर जो कभी हिंदुस्तान की शान था। एक जमाने में कोहिनूर राजे रजवाड़ों और शहंशाहों के सम्मान का प्रतीक हुआ करता था, जिसे पाने की हसरत में न जाने कितनी बार जंग हुई, न जाने कितने राजा महाराजाओं ने एक दूसरे का खून बहाया, जिसकी चमक ऐसी कि मानो चमकीला चांद भी फीका लगने लगे, बेशकीमती आभूषण भी जिसके आगे टिक नहीं पाते, जिसे देखने की हसरत भर से दिल रोमांच से भर जाता हो। दुनिया में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो कोहिनूर की कीमत लगा सके। कहते हैं कोहिनूर अनमोल है, और जब बात भारत के संदर्भ में की जाए तो वाकई कोहिनूर बहुत अनमोल है, क्योंकि कोहिनूर हमारा होकर भी अब हमारे पास नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये नायाब कोहिनूर हिंदुस्तान को मिल पाएगा? क्या कोहिनूर कभी भारत आ पाएगा? हर हिंदुस्तानी चाहता है कि कोहिनूर जैसा नायाब हीरा जो कभी हमारे खजाने की शान था, वो भारत जरूर आना चाहिए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक कोहिनूर को भारत लाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। एक बार फिर भारत सरकार कोहिनूर को हिंदुस्तान की शान बनाने के लिए प्रयासरत दिख रही है। कोहिनूर को भारत कैसे लाया जाए, इसे लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ पर्यटन मंत्री महेश शर्मा भी मौजूद थे। कोहिनूर हीरा भारत के इतिहास का अहम हिस्सा है। वही कोहिनूर जिसकी कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया को कई दिनों तक खाना खिलाया जा सकता है। वही कोहिनूर आज ब्रिटेन की महारानी के ताज का हिस्सा है और भारत अब उसकी मांग कर रहा है। स्ट्रैटेजी बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की भी नजरें उस कोहिनूर हीरे पर लगी हुई हैं। कोहिनूर बेशकीमती है, अनमोल है, विरासत का प्रतीक है, जो हमारी आन बान और शान को प्रदर्शित करता है। इतिहास के उथल पुथल और करवट लेते समय का नतीजा कहें या फिर हिंदुस्तान के लिए एक बुरा सपना कि आज कोहिनूर हमारे पास नहीं है। ये भारत की एक संपत्ति है और कल्चर से ये भारत के एक जुड़ा हुआ है, प्राइड है हिंदुस्तान का, और भारतवर्ष के अधिकतर नागरिक चाहते हैं कि ये वापस आए। इसकी जगह यहाँ भारत में म्यूजियम में हो ताकि वो लोग देखें, न कि क्वीन के ताज में है बरतानिया के। और ताज में होने की वजह से ये भी लगता है कि जैसे हम लोग कभी कॉलोनी रहे हों, इसलिए उन्हीं ने हर कॉलोनी की चीज़ें ली हैं और उसको दिखाना, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि वो जो है वापस करेंगे। और दूसरी प्रश्न ये भी आया था इसमें कि देखिए ये जो इतिहास की पुरानी बातें हैं, उन बातों को अगर ज़्यादा बढ़ाया जाए, ये मैं अपनी व्यक्तिगत राय कह रहा हूँ, ज़्यादा बढ़ाया जाए तो उससे कुछ संबंध में तल्खी आ सकती है, लेकिन संबंधों में कुछ सुधार नहीं होगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे कोहिनूर हिंदुस्तान के खजाने से निकलकर ब्रिटेन की महारानी के सिर का ताज बन गया। कोहिनूर का इतिहास क्या है और किस तरह से कोहिनूर के साथ अभिशाप भी जुड़ा हुआ माना जाता है। क्या एक पत्थर राजे रजवाड़ों, सुल्तानों और बादशाहों के साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है? क्या हर किसी को चकाचौंध कर देने वाला एक बेशकीमती हीरा अपने मालिक की मौत का सबब बन सकता है? क्या एक हीरा आधी दुनिया जीत चुके किसी मुल्क के साम्राज्य को समेटकर आधा कर सकता है? अगर नहीं तो दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे कोहिनूर के पीछे अभिशाप की कहानी किसने लिखी? जो हीरा सदियों से अभिशाप में लिपटा हो, उसे पाना हर किसी के लिए खूबसूरत सपना क्यों है? आखिर कोहिनूर हीरे के पीछे धोखा, तबाही
और खून खराबे का इतिहास क्यों सफर करता है? आखिर 163 सालों से हीरे के मालिक इंग्लैंड के राजशाही परिवार को हीरे जड़े मुकुट से ऐतराज क्यों है? आखिर आज की तारीख में टावर ऑफ लंदन के म्यूजियम में रखे कोहिनूर हीरे की हकीकत क्या है? जिस कोहिनूर हीरे को दुनिया का सबसे चमक भरा अभिशाप कहा गया, उसका सफर आज के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से शुरू हुआ। कहा जाता है कि कभी गुंटूर के गोलकुंडा में हीरे की खदानों में काम करते वक्त मजदूरों को एक बेशकीमती पत्थर हाथ लगा और उस पत्थर की चमक से गोलकुंडा का पूरा किला चमक उठा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि दरियाई नूर और नूर उन ऐन जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे देने वाले गोलकुंडा के खदान ने एक ऐसा हीरा उगला है जो अभिशप्त बनने वाला है। गोलकुंडा की खदान से हीरा कब बाहर निकला, ये कोई नहीं जानता, लेकिन माना जाता है कि साल 1100 में गोलकुंडा के खदान से कोहिनूर हीरा निकला होगा और उस वक्त उसका आकार मुर्गी के एक छोटे अंडे के बराबर था। कहते हैं कि कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर में स्थित गोलकुंडा की खदानों से निकला था, जिन खदानों से दरियाई नूर और नूर उन ऐन जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे भी निकले हैं। लेकिन ये हीरा खदान से कब बाहर निकला, इस बारे में पुख्ता जानकारी इतिहास से भी नहीं मिलती। कोहिनूर हीरे का लिखित इतिहास शुरू होता है साल 1294 में। बाबर के लिखे बाबरनामा के मुताबिक तब ये हीरा मालवा के किसी राजा के पास हुआ करता था और वहां से काकतीय राजवंश तक पहुंचा। और जो राजवंश तेलंगाना के आसपास 250 सालों से राज कर रहा था, उस राजवंश का 17 साल के अंदर समूल नाश हो गया। 1323 में राजा प्रताप रुद्र पर दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बेटे ने हमला किया और उलुग खान ने काकतीय राजवंश का नामो निशान मिटा दिया। गोलकुंडा से निकला हीरा मालवा पहुंचा और मालवा से तेलंगाना पहुंचने के बाद इस पर लगा पहला दाग। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद ये हीरा 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और 16वीं शताब्दी के मध्य तक ये तुर्क सुल्तानों के पास रहा और सभी का अंत इतना बुरा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 105 कैरेट का ये बिल्कुल VS1 क्वालिटी का हीरा है। VS1 यानी वेरी स्लाइटली इंक्लूजन, एकदम क्लियर क्वालिटी का हीरा है ये और एकदम अपने आप में नायाब है। इतना बड़ा हीरा कहीं नहीं मिलता। जिस बाबर के बाबरनामे में कोहिनूर का पहला जिक्र मिलता है, कहते हैं उस हीरे का पहला शिकार बना बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं के हाथ से सत्ता निकली, जिंदगी देश निकाले में गुजरी, लेकिन हीरे के अभिशाप का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। जिस शाहजहां ने मुमताज और कोहिनूर को एक बराबर चाहा था, मुमताज की याद में ताज महल बनवाया और कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में चढ़वाया, उसे बेटे औरंगजेब ने ही कैद कर लिया। बेगम मुमताज महल का इंतकाल हुआ और अपने अंतकाल में शाहजहां कोहिनूर हीरे से होकर ताज महल को देखा करते थे। अगर साल 1100 में कोहिनूर हीरे ने राजे रजवाड़ों का रुख किया था, तो 600 साल के अंदर ये गोलकुंडा से मालवा, मालवा से तेलंगाना, तेलंगाना से आगरा और फिर आगरा से दिल्ली तक आ पहुंचा। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, कोहिनूर हीरे के पीछे आज के आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक तबाही सफर करती है और इसके बाद हीरा हिंदुस्तान छोड़कर बाहर निकल गया। सवाल उठता है कि क्या हीरे का हश्र सिर्फ हिंदुस्तान में ही खत्म हो गया था या नादिर शाह के साथ एक इतिहास और अभिशाप को हिंदुस्तान के बाहर भी सफर करना था। कभी ईरान के खुरासान में लुटेरों का सरदार रहा और फिर विद्रोहियों का नायक बनने के बाद पर्शिया की गद्दी पर आ बैठा था नादिर शाह। उसी नादिर शाह ने जब 1739 में दिल्ली का रुख किया तो लाल किले का मयूर सिंहासन भी कांप उठा। दिल्ली में कोहिनूर हीरा जड़े मयूर सिंहासन पर रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह बैठा करता था, लेकिन माली हालत ऐसी कि सेना को महीनों से वेतन तक नहीं मिला था। कहते हैं
नादिर शाह के लुटेरों की फौज करनाल होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई और करनाल से लेकर दिल्ली तक को लाशों से पाट दिया, बेइंतहा कत्लेआम किए। आखिर हारे हुए बादशाह ने अपनी सारी दौलत नादिर शाह के सामने फेंक दी और नादिर शाह उस दौलत के साथ साथ वो मयूर सिंहासन भी लूट ले गया जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। ये बात जरूर कही गई है कि ये अभिशप्त है, क्योंकि यह जिन जिन लोगों के पास रहा उनके ऊपर यह एक प्रकार की विपदा ही लाया। जैसे ये ऐसे तो ये एक देवी के आंख के रूप में लगा हुआ था, परंतु कालांतर में काफूर, मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी इसको दक्षिण भारत से जब ले आए दिल्ली, तो वहां पर यह उनके वंश का अंत हुआ। उसके बाद जो लोग भी इसके साथ जुड़े रहे वो काल के साथ साथ वो काल कबलित होते गए। कई इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह ने भले ही तख्त खो दिया, आवाम खो दी, जवान खो दिए, लेकिन कोहिनूर हीरे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बादशाह ने नादिर शाह को सारी दौलत तो सौंप दी, लेकिन कोहिनूर हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा लिया। नादिर शाह लूट का सामान लेकर लौटने को तैयार था, लेकिन हरम की एक दासी ने उसे कोहिनूर हीरे का राज बता दिया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली के बादशाह से पगड़ी की अदला बदली की शर्त रखी। इतिहासकार मानते हैं कि बादशाह के पगड़ी खोलते ही हीरा धरती पर आ गिरा और नादिर शाह की जुबान से निकला कोहिनूर, रोशनी का पहाड़। इसके बाद हीरे का नाम कोहिनूर हीरा पड़ गया और वो दिल्ली से होते हुए पर्शिया पहुंच गया। इसी के साथ अभिशाप का इतिहास एक नए मुल्क की ओर मुड़ गया। कोहिनूर हीरा पर्शिया तो चला गया, लेकिन उसे एक बार फिर भारत लौटना था और लंदन के सफर पर निकलना था। काकतीय राजवंश का समूल नाश करने के बाद इस हीरे को मोहम्मद बिन तुगलक ने हासिल किया और तभी से ये हीरा मुगल सल्तनत के पास रहा और उन्हीं सुल्तानों और बादशाहों से होता हुआ ये हीरा आगरे से दिल्ली लाया गया। लेकिन दिल्ली अंग्रेजों की हो गई, इसलिए ये हीरा इंग्लैंड चला गया। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, नादिर शाह कोहिनूर हीरे को लेकर पर्शिया तो पहुंच गया, लेकिन 8 साल बाद उसी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतिहास कहता है कि नादिर शाह की हत्या के बाद उसके वंशज कोहिनूर हीरा लेकर अफगानिस्तान भाग गए, जिसके बाद ईरान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। आखिर लाहौर के राजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान की रक्षा की और अफगानिस्तान ने रणजीत सिंह को सौगात में कोहिनूर हीरा दे दिया। कहीं ना कहीं स्पेशली अगर बहुत पुराने समय में देखा जाए तो साइंटिफिक सोच नहीं थी। साइंटिफिक सोच ना होने की बजाय जो लोग कहते थे उन्हें मान लिया जाता था, क्योंकि तर्क नहीं दिए जाते थे, लॉजिक्स नहीं दिए जाते थे, तो उन्हें कोई काउंटर नहीं कर सकता था। और मेरे ख्याल से सदियों से चलता आ रहा है, कोई रिपीटेडली चीज हो रही है तो हमें इत्तेफाक लगता है। अगर आई थिंक सो आज की डेट में भी कई बार होता है, हम स्कूल या कॉलेज में भी जब जाते थे तो किसी पर्टिकुलर कपड़े को या किसी पर्टिकुलर पेन को रोज यूज करते हैं तो बोलते हैं नहीं इसी पेन की वजह से, इसी कपड़े की वजह से हमारा एग्जाम अच्छा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं रहा होगा और उस तर्क को कभी किसी ने लॉजिक के थ्रू चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। कोहिनूर हीरा एक बार फिर हिंदुस्तान आ पहुंचा और हीरे के साथ ही आ पहुंचा अभिशाप। हीरे के मालिक बनने के कुछ ही सालों में राजा रणजीत सिंह भी काल के गाल में समा गए। उनके 9 साल के बेटे दलीप सिंह अंग्रेजों की साजिश के शिकार हुए। लॉर्ड डलहौजी ने लाहौर साम्राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया और फिर कोहिनूर हीरा दूसरी बार सरहद पार के सफर पर निकलने के लिए तैयार हो गया। लाहौर के विलय के दूसरे साल 1850 में एक 9 साल के सिख राजा दलीप सिंह को महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। दलीप सिंह के हाथ में एक रेशम का कुशन था और उसमें सहेज कर रखा हुआ कोहिनूर हीरा। आखिर नन्हे राजा ने जब महारानी को वो कोहिनूर हीरा पेश किया तो ब्रिटिश राजशाही की चमक और भी तेज हो गई। भारत के तब के वायसरॉय लॉर्ड डलहौजी पंजाब के आखिरी शासक दलीप सिंह को लाहौर से 6760 किलोमीटर दूर लंदन ले गए और एक समारोह में हिंदुस्तानी शासक ने ब्रिटिश राजशाही के सामने कोहिनूर हीरे को सरेंडर कराया। 186 कैरेट का कोहिनूर हीरा अपने इतिहास में कभी बिका नहीं
लेकिन मुगल मानते हैं कि यह पूरी धरती के आधे दिन के खर्च के बराबर है। आज की तारीख में इसकी कीमत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दशकों पहले हांगकांग का पिंक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो महज 24.78 कैरेट का था, जबकि दोबारा तराशे जाने के बाद भी कोहिनूर 105 कैरेट का है। कोहिनूर हीरे की कीमत क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये हीरा बेशकीमती है, जो 700 साल से ज्यादा पहले से अभिशप्त करार दिया जा रहा है। 1306 में एक संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया कि इस हीरे को या तो ईश्वर धारण कर सकते हैं या फिर कोई महिला। अगर कोई पुरुष इस हीरे का इस्तेमाल करेगा तो उसका समूल नाश हो जाएगा। अभिशाप की ये कहानी ब्रिटिश राजशाही तक भी पहुंची, और ये महज इत्तेफाक नहीं कि ब्रिटेन में जिस मुकुट में कोहिनूर जड़ा है उसे सिर्फ महारानियों को पहनने की इजाजत है, किसी भी राजा के पहनने पर पाबंदी है। हालांकि इंग्लैंड पर इसका अभिशाप देखने वालों की भी कोई कमी नहीं है। हीरे के लंदन पहुंचने के 8 साल के अंदर अंग्रेजी हुकूमत ने गदर आंदोलन देखा, और वक्त के साथ साथ अंग्रेजों की मजबूत जड़ें भी हिलती गईं। पहले विश्व युद्ध तक आते आते अंग्रेजों ने आधी ताकत खो दी। दूसरे विश्व युद्ध में सुपर पावर का ताज इंग्लैंड से खिसक कर अमेरिका के पास जा पहुंचा था। तो क्या वाकई कोहिनूर हीरा अभिशप्त है? क्या कोहिनूर हीरा न होता तो आज इंग्लैंड सुपर पावर होता? क्या कोहिनूर हीरे ने नादिर शाह को मारा या फिर हिंदुस्तान की रियासतों का समूल नाश कर दिया? अगर हां, तो उस काल्पनिक इतिहास को किसने देखा है? आखिर पत्थर, ग्रहों की चाल और इंसान का कैसा तालमेल है जो 700 सालों से बदस्तूर जारी है? अगर ज्योतिषियों की माने तो हीरा 9 ग्रहों में से एक शुक्र ग्रह पर प्रभाव डालता है। इंसान का शुक्र ग्रह मजबूत करता है, और शुक्र ग्रह की मजबूती धन और वैभव ले आती है। ज्योतिष ये भी कहते हैं कि कोहिनूर हीरे से नीले रंग की चमक निकलती है, जो शनि का प्रतीक है, और सूर्य शनि के घातक मेल से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ज्योतिष की दुनिया में हीरे ही नहीं, कई पत्थरों का ऐसा बहुत बड़ा बाजार है। हर पत्थर अलग अलग ग्रहों का प्रतीक है, जिसे तराशने में मजदूर पसीना बहाते हैं। हीरे जवाहरातों का ये एक ऐसा बाजार है जिसमें आम इंसान का कोई दखल नहीं चलता। जिसकी कीमत जितनी होती है, ये कीमत तय करने वाला सब तय करता है। असली और नकली का फर्क सिर्फ जौहरी पहचानता है। जिस दुनिया में पत्थरों से हस्ती मिट जाने की कहानी लिखी जाती है, तकदीर संवर जाने की कहानी मिलती है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें भविष्य का फैसला होता है, और भविष्य के इस खेल की विज्ञान में तो कोई जगह नहीं। सारा खेल मनोविज्ञान का ही होता है। तो क्या वाकई गोलकुंडा से निकला कोहिनूर हीरा मालवा, तेलंगाना, दिल्ली, पर्शिया, अफगानिस्तान और लाहौर में तबाही मचाता हुआ इंग्लैंड तक पहुंचा, या फिर ये महज संयोग है? इतिहास कहता है कि लाहौर के जिस 9 साल के राजा दलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया को अनमोल तोहफा दिया, उसकी 1893 में पेरिस में मौत हो गई, और मौत के वक्त राजा दलीप सिंह फक्कड़ हो चुके थे, पाई पाई के मोहताज थे। सवाल उठता है कि अगर वाकई कोहिनूर हीरा ही सिख साम्राज्य का अभिशाप बना, तो हीरे से दूर होने के बाद एक राजा रंक क्यों बन गया? सवाल ये भी है कि अगर इंग्लैंड में कोहिनूर हीरे को महारानियों ने ही पहना, तो भी उसका साम्राज्य क्यों सिमट गया? अगर वाकई कोहिनूर हीरे ने तबाही ही मचाई, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस हीरे पर दावा क्यों करते हैं? कोई नहीं जानता कि कोहिनूर हीरा अभिशाप के साथ कई मुल्कों का सफर करता रहा या इतिहास के साथ सफर करता रहा। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक हकीकत जरूर दर्ज है कि कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान की धरती से निकला, जो कभी हिंदुस्तान का अनमोल खजाना था, जो आज इंग्लैंड की महारानी के ताज का हिस्सा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी कोहिनूर पर अपना दावा जताता रहा है। अब भारत सरकार कोहिनूर को वापस लाने की तैयारी कर रही है। टीम न्यूज नेशन।